सुस्वागतम। वक्त सभी का हिसाब करता है और अगर हिसाब वक्त पर हो जाए तो थम्स अप हो जाता है। देखिए, आज मैं एनालिसिस करना चाहता हूं मनमोहन वर्सेस पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी पॉलिसीज, उनकी डिप्लोमेसी, उनके रिलेशन अलग अलग देशों के साथ कैसे, कब, क्या, कहां बेकार हुए, क्या पॉलिसीज में चेंजेस किए गए हैं, वो सारी बात मैं आज करने वाला हूं। एक एक करके बात करूंगा। शुरुआत करता हूं मैं। देखिए, मनमोहन जी और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो जो प्रोटेस्ट हैं वो लगभग हुए ही हुए हैं। अन्ना आंदोलन बड़ा फेमस रहा और यहां पर किसान आंदोलन बड़ा फेमस रहा था। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस की पार्टी को होता है अन्ना आंदोलन की वजह से। वहां भ्रष्टाचार की पूरी झड़ी लग जाती है। लोगों को समझ में आ जाता है कि जो कांग्रेस है सिर्फ घोटाला करने के लिए ही जिंदा है, सत्ता के अंदर है और ये कुछ करती नहीं है, और इसको हटाया जाए और एक नए व्यक्ति को मौका दिया जाए। तो पीएम नरेंद्र मोदी को वो मौका दिया गया था और वो प्रचार प्रसार जिस तरह से ट्विटर का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन लोगों ने किया वो बेहतरीन किया था, जिसकी वजह से देखा कि हमने 2009 से मशीनरी इनकी काम करती है और 2014 पे पीएम बन जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो इसी अन्ना आंदोलन की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी बन जाते हैं और सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं। अब आते हैं कि मोदी सरकार में भी आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। उनकी मांगे हैं वो 3 बिल को लेकर के। बोलते हैं कि इन तीनों बिल को आप हटा लीजिए और हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लगातार विरोध हो रहा है। कोरोना में जब लॉकडाउन था तब भी विरोध हो रहा था, वहां प्रोटेस्ट चल रहा था। सवाल यहां पर यह है कि क्या इस विरोध से नरेंद्र मोदी जी की छवि या उनकी पार्टी पर कोई असर पड़ा है? अगर मैं तथ्य से बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा असर इस किसान आंदोलन का बीजेपी पर नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपी में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो वहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि किसान आंदोलन की वजह से ये लोग हारे हैं। कुछ महीने पहले आप देखेंगे तो पंजाब में 7 नगर पालिकाओं में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई थी। उनके काम की वजह से नहीं, उनके प्लान की वजह से नहीं, ये किसान आंदोलन की वजह से। अब लेकिन सच दोस्तों ये भी है कि किसान आंदोलन वर्सेस अन्ना हजारे आंदोलन का बहुत, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भारी भरकम आपको दिखाई देगा अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसने बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को वाइप आउट करने में बहुत बड़ी मदद की थी। लेकिन अब तो अन्ना आंदोलन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होते हैं, क्योंकि मीडिया में नहीं दिखाए जाते हैं। हम तो बताते हैं कि होते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। देखो, जो रिसेशन 2008 में आया था वो रिसेशन 2019 के बाद से हमारे भारत के अंदर चल रहा है। अब पैंडेमिक है, उस वक्त एक ग्रेट देखेंगे तो डिप्रेशन चल रहा था। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि मनमोहन जी ने और मोदी जी ने दोनों की क्या स्ट्रैटेजीज रही थी उस वक्त, कैसे डील अप करना है। देखो, मनमोहन जी का पूरा कोशिश ये थी कि हम डिमांड को बढ़ाएं और डिमांड के बढ़ने के साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि लोग, जनता के अंदर वो विश्वास पैदा हो, बाहर निकले, डिमांड सप्लाई का जो पूरा चक्र है वो घूमे और लोगों की आमदनी बढ़े। तो मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। 2008 में दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती छाई हुई थी। डिमांड पर जोर देते हुए मनमोहन सिंह ने क्या किया था, राइट टू फूड यानी कि भोजन के अधिकार के तहत 82 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से या गेहूं 2 रुपए किलो की दर से देना शुरू किया था। मिड डे मील की जो योजना थी वो 5वीं क्लास से बढ़ा करके 8वीं क्लास कर दी जाती है। कच्चे तेल के जो दाम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और उसके बावजूद भी तेल के दाम मनमोहन की सरकार ने नहीं बढ़ने दिए थे। एक एक शब्द को सुनो। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे। अब देखो, कोरोना की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन वो आया है, ये एक अधूरा सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि जब से डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का जिस गलत तरीके से इन्होंने इंप्लीमेंटेशन किया है उसकी वजह से मैंने और आपने देखा है कि उसकी वजह से भी सुस्ती चल रही थी। और जब क्या कहते हैं, इस सुस्ती में 4 चांद तब लग जाते हैं जब कोरोना का ये पैंडेमिक शुरू हो जाता है। तो अब सरकार ने कोशिश की कि भाई हमें इकोनॉमी को पहिया दोबारा घुमाना है। तो सरकार ने कोशिश की, मोदी सरकार ने, कि डिमांड को फिर से बढ़ाया जाए, सप्लाई को फिर से बढ़ाया जाए। तो देखो, अलग अलग पैकेजेस चले, फाइनेंशियल पैकेजेस देखे होंगे आपने, मैंने बताया भी था आपको। तो अलग अलग पैकेजेस बने थे, जैसे कॉरपोरेट के जगत के लिए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की रियायत दी गई थी। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से 4 लाख करोड़ रुपए एमएसएमईज को दिए गए थे। इसके साथ ही जो मनरेगा का जो बजट था उसको बढ़ाया गया था 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का प्रावधान भी सरकार ने किया। लेकिन ना तो उद्योग की सप्लाई बढ़ती है, ना लोगों की डिमांड बढ़ती है और ना ही पहिया घूमता है। सुस्ती की सुस्ती रहती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। ये पैंडेमिक से पहले भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। लोग अब मतलब उनको विश्वास था कि नौकरियां जिस तेजी से जा रही हैं उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है, इसीलिए वो खर्च करने की बजाय वो उसको बचाना शुरू करते हैं। अब मैंने आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिया था जब बजट 1.5-2 साल पहले जब आया था ना, टैक्स स्लैब को लेकर के, कि सेकंड टैक्स स्लैब अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ा टैक्स कम लगेगा। तो वहां मैंने मंशा बताई है सरकार की, क्या मंशा है, वो गलत तरीके से है।
मैं कोशिश करूंगा उस लिंक को मैं दे सकूं। सेकंड टैक्स का जो सिस्टम दिया था ना, अभी तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है वो तो है, एक जो सेकंड जो टैक्स इनसे इंट्रोड्यूस किया था ना, वो थोड़ा खतरनाक है। उसके पीछे की बात मैंने आपको बताई थी, समझिएगा उस चीज को। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ना डिमांड बढ़ी और ना ही लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा था। ये वजह थी, ये हम लगातार बताते आ रहे हैं। अब हम कोशिश करते हैं समझने की डिप्लोमेटिक रिलेशन मोदी सरकार और मनमोहन जी के कार्यकाल में किसकी जबरदस्त रही थी। मनमोहन सिंह ने अपने अमेरिका से परमाणु ऊर्जा को लेकर के एक ऐतिहासिक समझौता किया था, यहां तक कि इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। इस समझौते के बाद अमेरिका ने भारत पर पूरी तरह से यकीन करना शुरू किया। यूरोपियन जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिश्ते और बेहतर होकर चले गए। अमेरिका और अन्य देशों से नए आर्थिक, सामरिक और कूटनैतिक रिश्ते हमारे बने थे। लेकिन सवाल वही था कि जो उनके घोटाले थे, मनमोहन सरकार के जो घोटाले थे, वो इन पर भारी पड़ जाते हैं, इन सारे कूटनैतिक रिश्तों के ऊपर। वहीं नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो उनकी एक छवि जो है वो एक राष्ट्रभक्त की है, प्रधान सेवक की रही है। तो मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। तो ये अगर आपने किताब पढ़ी होंगी तो नेहरू जी भी अपने आप को यही प्रधान सेवक कहा करते थे। तो अगर पढ़ेंगे तो आपको चीज समझ में आएंगी। तो अब नरेंद्र मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी थी वो सिर्फ यही थी कि प्राइवेटाइज की तरफ कैसे हम आगे बढ़ा जाए और उसको प्राइवेटाइजेशन करने की और इनकी पूरी कोशिश रही थी। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। जितने भी दक्षिणपंथी होते हैं, जितने भी राइट विंगर्स होते हैं, इनकी कोशिश होती है प्राइवेटाइजेशन करने की और इसी के तहत ये काम किया जाता है। आप चाहे भक्त हो, अंधभक्त हो, नागरिक हो या ना भी हो, उसके इस बात का मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं। मैं राइट विंगर आपको समझाने के हिसाब से कह रहा हूं, लेकिन इंडिया में किसी पार्टी को आप राइट विंगर या लेफ्ट विंगर कहो तो वो थोड़ा सा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसको देखना जरूर होगा। इस बात को मेरा ऐड ऑन कीजिए। अब सरकार ने ऐसे ऐसे कौन से पॉलिसीज बनाई जिससे ये कहा जा सकता है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और अपना जो भार था वो थोड़ा कम कर रहे थे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस की जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर रहा इस सरकार का। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जैसे नए नारे यहां पर देखने को मिले थे, जिसको हम जुमला भी कह सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया, कई सारी सरकारी कंपनियों को मिलाकर के मतलब बेच दिया गया। ठीक है, मोर देन 51% जो स्टेक होल्डिंग थी वो सरकार ने अपनी बेच दी, वो प्राइवेटाइज हो गई। स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इस पर लगातार वीडियो बन चुकी है इसमें, जिसमें एयर इंडिया से लेकर के BSNL तक इसमें शामिल है। रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है, यह भी आपने देखा होगा। यानी कि मोदी सरकार ने संदेश दिया कि वो सियासत के संगम को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। जो हमारे मनमोहन जी करते थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको बिल्कुल पलटना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो 16 साल पहले मनमोहन की सरकार ने ठुकरा दी थी वो विदेशी मदद, वो इस पैंडेमिक ने नरेंद्र मोदी जी ने उन सारे बातों को दरकिनार करते हुए, उन सारी बातों को तोड़ करके या फिर संशोधन करते हुए विदेश मदद लेनी शुरू कर दी। विदेशी मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मदद लेने के पीछे का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, उतने परिपक्व आप लोग होने चाहिए। लेकिन मैं आंकड़े के थ्रू बात करना चाहूंगा, वो ये है कि जो मनमोहन सरकार की जो आत्मनिर्भर जो पॉलिसी थी वो क्या थी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक केंद्र में रही। दिसंबर 2004 में जब दक्षिण भारतीय तटीय इलाकों में सुनामी से तबाही मच जाती है, मनमोहन सिंह ने विदेशी मदद की पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि हम इसको अपने स्तर से इस हालात को निपटा सकेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद ले सकते हैं। जो बात मनमोहन सिंह ने कही वही बात वो कायम रहते हैं। 2005 में भूकंप आता है कश्मीर में, 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आती है। उस वक्त तो हमारी फैमिली भी उस वक्त थी। मेरा अगर वो हम लोग जैसे घर पहुंचे तो अखबार में लगा हुआ था कि तबाही मच चुकी है, कई सारे लोग मर चुके हैं, पहाड़ के पहाड़ ढह चुके हैं। तो वो वक्त था हमारा भी, वो चला गया। किस्मत थी हमारी आपसे मुलाकात होनी थी, लिखा गया था हमारी तकदीर में, हमारे प्रारब्ध में, तो हम आपके साथ बैठे हुए। तो तमाम तरह की जो आपदाएं उस वक्त आई थी, तो वहाँ पर कोई भी विदेशी मदद नहीं ली गई थी। ससम्मान कहा गया था कि हम आपकी मदद लेंगे जरूरत महसूस होगी तो। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भारत क्या हमेशा से मदद विदेशों की नहीं लेता था। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार हमेशा से जो उसकी पॉलिसी रही है। इससे पहले जो उत्तरकाशी जो भूकंप रहा था 1991 में आया था, लातूर भूकंप जो 1993 में आया था, बिहार की जो बाढ़ 2004 में आई थी, तो विदेश से राहत कार्यों में मदद ली गई थी। ये बात आपको पता होना चाहिए।
लेकिन मोदी सरकार में फिर क्या बदला? कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में जरूर मोदी सरकार की विदेशी पॉलिसी में 3 बड़े बदलाव किए थे। पहला, चाइना से ऑक्सीजन संबंधी सामान एवं जीवन रक्षक दवाएं खरीदने में कोई वैचारिक समस्या नहीं है। पाकिस्तान से मदद ली जाए या ना, इस पर सरकार विचार कर रही है। कोई फैसला नहीं लिया गया है और भविष्य में फैसला ले लेंगे, इस तरह की बात चल रही थी। और मदद अगर की जाएगी तो स्वीकार कर ली जाएगी। जो सबसे बड़ा चेंज किया वो ये था कि राज्य सरकार विदेशों से टेस्टिंग किट से लेकर के दवाई तक खरीदेगी, साथ ही किसी भी तरह की मदद प्राप्त कर सकेगी। इसमें केंद्र सरकार या उसकी कोई पॉलिसी आड़े नहीं आने वाली है। तीसरा, भारत सरकार ने विदेशों से गिफ्ट, डोनेशन, अन्य सहायता स्वीकार करना शुरू कर दिया। यह एक बदलाव है क्योंकि 2004 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था। 3 बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार ने किए थे। तो यह अपने आप में एक डिबेट का इशू है, लेकिन मैं डिबेट इसमें नहीं करूंगा। वक्त का अपना तकाजा है तो अब जाना तो हमें पड़ेगा। लेकिन चलते चलते मैं अगर समअप करूं तो मुझे एक वो बात कह देना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ने सत्ता से जाते जाते कह दिया था कि समयकालीन मीडिया और विपक्ष के मुकाबले इतिहास उनके प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाएगा। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये आप मुझे बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।